नमक बाट की लेखिका रज़िया सज्जाद जाहिर हैं। सन 1947 में हिंदुस्तान ने आज़ादी के साथ ही बंटवारे का दर्द भी झेला। देश के बंटवारे के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ हिंदुस्तान में रह गए। भले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए हों, मगर बंटवारे के बाद जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गए थे, उनके दिलों में आज भी हिंदुस्तान बसता है। ऐसे ही कुछ लोग और हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर बस गए, उनके दिलों में भी आज भी पाकिस्तान बसता है। तो भले ही जमीन के दो टुकड़े हो गए हों, मगर लोगों के दिलों से वो पुरानी यादें मिट नहीं पाई। ये कहानी उन्हीं विस्थापित लोगों की भावनाओं पर आधारित है। सफिया अपनी एक सिख पड़ोसी के घर कीर्तन में जाती है, जहां वो एक सिख बीवी को देखकर हैरान रह जाती है कि वो सिख बीवी किस कदर सफिया की माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी, चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब। और वो सिख बीवी वैसे ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़े थी जैसे सफिया की अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, तो उन सिख बीवी ने उस सफिया के बारे में अपने घर की बहू से पूछा, तो घर की बहू ने बताया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर ही वो तुरंत उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। सफिया ने एक दो बार बीच में पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, बातें आगे चल पड़ती हैं, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वो प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआ देते हुए रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमी से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वो दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाई बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अब 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खानों की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसन बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों अजीजों की ये हालत थी कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, कहाँ रखे, कैसे पैक करे, कैसे ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया कि जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वो ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज्यादा नमक आया है। वो झुंझला गई, मैं हिस्से बकरी की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो।
वो बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? अरे मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात कर रही हैं। अरे कानून। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरुव्वत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ वे मशीन नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की कोई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ, आप नहीं ले जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वो सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे समेट कर सूटकेस में चली गईं। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना की जगह पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा। मगर कैसे? अच्छा, अगर इन कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इन कीनों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और देख लिया तो नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे और ले जा रहे थे। ये ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर बैठी वो पुड़िया को ही ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपनी बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में तो ऐसा कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वो अपना दिल चीर कर उसमें ये नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वो कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वो बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया और चादर ओढ़कर सो गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों का एक अक्स लहका रहा था। कभी कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी या फिर सन्नाटा।
ये पाकिस्तान था। यहाँ उनके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उसे बड़ी ही मासूमियत से पूछते थे कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ी का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वो आ भी नहीं सकती थी और ये भी हो सकता था कि अब वो कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। अब अगले दिन सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था और वो हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वो अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनों की टोकरी पर निगाहें जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वो जानती है कि टोकरी की तह में कीनों के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से वो नहीं ले जाएगी, नमक कस्टम वालों को वो दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिनमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वो एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वो कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वो कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फरमाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा वतन तो दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वो लोग वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी निगाहों से, बहते हुए आंसुओं से और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरत और लिबास और अंदाज थे। गलियां भी एक सी ही थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी सी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वो उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है, थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वो पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से लेके नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए जरा। प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक कमरा था।
वो उसके अंदर चले गए। सफिया दाखिल होते ही हिचकिचाई। वो मुस्कुराए और बोले, आइए आइए ना, जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और फिर बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उनमें से अंदर तक दूर तक हाथ डाला। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें से एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर और उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर और थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ था तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का रहा हूँगा, पर नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। जिस दिन हम रात यहाँ आए उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने मित्र, मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे पड़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहते हैं। वतन? मैंने आपसे कहा ना, मेरा वतन ढाका है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी गोलमाल हो गया है। वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसा नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का तो मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगी। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तभी पुल के सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वो जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए कहानी जरा सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ढेर सारे क्लास 12 एनिमेशन वीडियोस के लिए